नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में सीरिया संकट के बारे में जानेंगे, जो कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की एक ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने है। सीरिया संकट की शुरुआत वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग से हुई। संघर्ष शुरू होने से पहले ज़्यादातर सीरियाई नागरिकों के बीच भारी बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव और राष्ट्रपति बशर अल असद के दमन के खिलाफ निराशा थी। वर्ष 2011 में सीरिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत 26 जनवरी को हसन अली नामक व्यक्ति के असद सरकार के विरोध में आत्मदाह से हुई थी। फरवरी 2011 में सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा असद सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ और लोकतंत्र का गढ़ कहा जाने वाला दारा शहर सुलग उठा। लोगों में राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर असद सरकार के प्रति असंतोष था, जो उसके बाद दमिश्क, अल हस्का और डेरा हमा में सेना और प्रदर्शनकारियों में खूब टकराव हुआ। हालात बदतर होने पर असद सरकार ने अप्रैल 2011 में आपातकाल लागू कर दिया। सीरिया की असद सरकार को ये असहमति पसंद नहीं आई और आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता दिखाई। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शुरू हुई शांतिपूर्ण बगावत पूरी तरह से गृह युद्ध में बदल चुकी थी। पूरे सीरिया में गृह युद्ध जैसी स्थिति सामने आ गई। इसमें कम से कम 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। सरकार के बल प्रयोग के खिलाफ सीरिया में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने बशर अल असद के से इस्तीफे की मांग शुरू की। समय के साथ साथ ये आंदोलन तेज होता चला गया। विरोधियों ने हथियार उठा लिए और सैकड़ों विद्रोही गुटों ने समानांतर व्यवस्था स्थापित कर ली ताकि सीरिया पर उनका नियंत्रण कायम हो सके। इस तरह 2012 तक सीरिया पूरी तरह से गृह युद्ध में प्रवेश कर चुका था। असद ने इस विद्रोह को विदेश समर्थित आतंकवाद करार दिया और इसे कुचलने का संकल्प लिया। उन्होंने फिर से देश में अपना नियंत्रण कायम करने की कवायद शुरू की। दूसरी तरफ विद्रोहियों का गुस्सा पूरी तरह से थमा नहीं था। वे भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। ये लड़ाई असद और उनके विरोधियों से आगे निकल गई। उसके बाद सीरिया के द्वारा मध्य पूर्व में क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने हेतु क्षेत्रीय शक्तियों और महाशक्तियों की भी सक्रियता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सीरिया की लड़ाई में क्षेत्रीय और दुनिया की ताकतों की एंट्री हुई। इसमें ईरान, रूस, सऊदी अरब और अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप सामने आया। इन देशों ने असद और उनके विरोधियों को सैन्य, वित्तीय और राजनीतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। सीरिया में कई देशों की एंट्री से युद्ध की स्थिति और भी गंभीर हो गई और सीरिया दुनिया का एक छद्म युद्ध मैदान बन गया। सीरिया संकट में शिया बनाम सुन्नी की स्थिति भी पैदा हुई। बाहरी देशों पर सीरिया में सांप्रदायिक दरार पैदा करने का आरोप भी लगा। सुन्नी बहुल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद शिया हैं। इसी संघर्ष में शिया बनाम सुन्नी की स्थिति पैदा हुई। शिया बनाम सुन्नी की दरार के कारण अत्याचार और भी बढ़ा। इस मतभेद से न केवल लोग मारे गए, बल्कि सभी समुदायों में राजनीतिक तब्दीली की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। जिहादी ग्रुपों को शिया सुन्नी का विभाजन पसंद आया और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की सोची। इस युद्ध में जिहादियों के आने से पूरी तस्वीर ही बदल गई। हयात ताहिर अल शम ने अल कायदा से जुड़े संगठन अल नुसरा फ्रंट से गठबंधन किया। इसके बाद इसने सीरिया के उत्तरी पश्चिमी राज्य इदलिब पर नियंत्रण कायम किया। इस्लामिक स्टेट का प्रसार। दूसरी तरफ कथित आईएस यानी इस्लामिक स्टेट का उत्तरी और पूर्वी सीरिया के व्यापक हिस्सों पर कब्जा होता चला गया। यहाँ सरकारी बलों, विद्रोही गुटों, कुर्दिश चरमपंथियों,
रूसी हवाई हमलों के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ईरान, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और यमन से हजारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरियाई आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे ताकि उनकी पवित्र जगह को बचाया जा सके। असद के लिए सीरिया में स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। असद ने अपना नियंत्रण हासिल करने के लिए विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में सितंबर 2015 में हवाई हमले शुरू किए गए। रूस ने असद का खुलकर साथ दिया। रूस का कहना था कि हवाई हमले में केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक्टिविस्टों का कहना था कि हमला पश्चिमी देशों के समर्थन वाले विद्रोही ग्रुपों पर किया गया। 6 महीने बाद पुतिन ने सीरिया से अपने सैन्य बलों की वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीरिया में उनका मिशन पूरा हो गया है। रूसी मदद के कारण ही विद्रोहियों के कब्जे वाले एलेप्पो में असद को फिर से नियंत्रण कायम करने में मदद मिली। यह इलाका दिसंबर 2016 में विद्रोहियों के कब्जे में चला गया था। शिया बहुल देश ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने सीरिया में अरबों डॉलर खर्च कर असद सरकार को बचाने में मदद की। ईरान ने सैन्य मदद के साथ कई तरह की मदद की। ऐसी भी रिपोर्ट आई कि सीरिया में ईरान ने सैकड़ों लड़ाके भेजे। अमेरिका के अनुसार सीरिया को तबाह करने के लिए असद जिम्मेदार हैं। 2014 से लेकर अब तक अमेरिका ने सीरिया पर कई हवाई हमले किए। सुन्नी बहुल सऊदी अरब ईरान के खिलाफ सीरिया में विद्रोहियों की मदद कर रहा है। असद के खिलाफ विद्रोहियों को मदद करने में सऊदी अरब की सबसे बड़ी भूमिका है। एक थिंक टैंक ने 4,70,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया। 50 लाख लोग, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे शामिल थे, उन्हें सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया संकट के कारण कई देश शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहे हैं। सीरिया सरकार यानी बशर अल असद के कठोर समर्थन के नाम पर रूस ने सीरिया में सैन्य अड्डा बना लिया। वहीं बशर के शिया होने और अधिकांश जनता के सुन्नी होने के कारण ईरान भी बशर समर्थकों के रूप में शामिल हो गया। प्रारंभ में ईरान के शिया लड़ाके हिजबुल्लाह सीरिया ईरान सीमा पर केवल निगरानी का काम करते थे, लेकिन बाद में सीरिया रूस के संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की गतिविधियां तीव्र होती चली गई। इसके अतिरिक्त इस समूह को तुर्की का साथ भी मिलता चला गया। वहीं सीरिया मामले में अमेरिका भी वर्चस्व की लड़ाई में शामिल हो गया। शिया बशर को अपदस्थ करने वाले अधिकांश लड़ाके सुन्नी थे, जिसमें IS भी सम्मिलित था। अमेरिका ने सीरिया के बशर को ही आतंकवादी करार देकर उनके विरुद्ध संघर्षरत आतंकी समूहों तक को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। सीरिया की अधिकांश जनता सुन्नी है, वहीं बशर शिया। ऐसे में क्षेत्रीय प्रभुत्व और सुन्नी वर्चस्व स्थापित करने हेतु सऊदी अरब भी अमेरिकी समूह में शामिल हो गया। सऊदी अरब के साथ संयुक्त अरब अमीरात आदि भी अमेरिकी हिस्से का भाग बने। अमेरिकी गठबंधन सेना में अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। वहीं सीरिया की लड़ाई के दूसरे पक्ष में बशर अल असद के साथ रूसी नेतृत्व में ईरान, तुर्की सहित चीन भी शामिल है। अमेरिका को लगता है कि अगर बशर को अपदस्थ किया गया तो पूरे मध्य एशिया से रूस के प्रभुत्व को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है, जबकि रूस को लगता है कि बशर शासन के अस्तित्व से ही मध्य पूर्व में उनकी प्रभुता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अब महाशक्तियों में संघर्ष की तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। सीरिया की इस संपूर्ण संकट में सबसे दयनीय स्थिति में है वहाँ के नागरिक, जो कि 3 लाख से ज़्यादा लोग हमलों में मारे गए। 50,000 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बनने के लिए विवश हुए। काफ़ी लोग तो किसी तरह यूरोप पहुँचने की चाह में समुद्र में डूबकर भी मर गए। वहीं लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए।
सीरिया संकट के कारण 50 लाख शरणार्थियों के कारण यूरोप के लिए शरणार्थी संकट बहुत गंभीर हो गया। 10 अप्रैल 2012 को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार और विद्रोहियों के बीच 13 माह से चल रहे गृह युद्ध पर संघर्ष विराम की सहमति बनी तो पूरी दुनिया को लगा कि सीरिया संकट समाप्त हो गया। लेकिन 2013 में सीरिया द्वारा रासायनिक हमले से स्थिति फिर से बिगड़ गई और इसमें 1300 लोग मारे गए। 2017 में पुतिन और ट्रंप की मित्रता से सीरिया संकट के समाधान की उम्मीद जागी, लेकिन सीरिया संकट तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन सीरिया के कारण ट्रंप और पुतिन की मित्रता जरूर खत्म हो गई। उत्तरी सीरिया के इदबिल प्रांत के खान शेखहुन में रासायनिक हमलों के बाद सैकड़ों लोग मारे गए। इसके जवाब में अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलों से हमला किया। वहीं से रूस और अमेरिका के बीच यानी दोनों की बीच की जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल गई। इस सीरिया संकट मानवता के लिए एक गंभीर संकट है और मध्य पूर्व में वर्चस्व के लिए क्षेत्रीय शक्तियों एवं महाशक्तियों के हस्तक्षेप ने इस संकट को और भी अधिक बढ़ा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।